तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। और आप सभी को गुड़ी पड़वा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज 8 जनवरी नहीं 8 अप्रैल जो हमारे हिंदू में न्यू ईयर की तरह मनाया जाता है गुड़ी पड़वा। तो आप सभी को गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ एसएससी ने भी आपको शुभकामनाएं दे दी है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी ने कल नोटिस निकाला था और उस नोटिस में एसएससी ने अपने 4 एग्जाम को कैंसिल करके उनकी डेट पोस्टपोन कर दी थी, जिसमें एसएससी जेई, एसएससी फेज 12 का जो एग्जाम होने वाला था वो, एसएससी सीपीओ और आपका एसएससी सीएचएसएल। तो ये 4 एग्जाम की डेट एसएससी ने पोस्टपोन की थी और आज आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पर। एसएससी ने आज फिर नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया। कल रात में एसएससी ने नोटिफिकेशन रिलीज किया अपनी वेबसाइट पर, जिसमें एसएससी ने सीएचएसएल के बारे में बता दिया है, सीएचएसएल के फॉर्म भरने की डेट बता दी है। तो देखिए, कल नोटिस में ये बोला था कि डेट चेंज हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग एसएससी ने सीएचएसएल का जो डेट चेंज करी थी उसी के अकॉर्डिंग एसएससी ने बता दिया है कि कब से फॉर्म आपके फिल होने वाले, कब तक फॉर्म फिल होंगे। तो ये पूरी जानकारी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आप में से कोई भी अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट कर दे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके घर तक आ जाए। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। पूरा नोटिफिकेशन वन बाय वन में आपको पूरा बताता हूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट का क्या रहेगा रोल, पूरी हर चीज आपकी क्रूशियल डेट क्या है, फॉर्म भरने की क्या डेट है, और यदि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, जो बच्चों का 12th हो गया उनके लिए क्या है, मतलब क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या आपकी एज रहेगी, कितना एज रिलैक्सेशन है, और आपको सर्टिफिकेट आपका लगाना है या नहीं लगाना है। आप कास्ट सर्टिफिकेट में आते तो आपका कास्ट वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट वाले। तो आपके पूरे डाउट्स यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। किस किस कितनी स्टेज में एग्जाम आपका कंडक्ट होने वाला है सीएचएसएल का, ये पूरी जानकारी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो एसएससी की बात कर लेते हैं। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। और ये जो एग्जाम कंडक्ट कराता है सीएचएसएल, ये आपका 12th बेस एग्जाम होता है, 10+2 होता है, जिसको हम कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो ये आपका 2024 में कल जो आया था आपको उसमें बताया गया था कि आपका जून जुलाई में एग्जाम होने वाला है। उसकी डेट्स मैंने कल आपको अनाउंस की थी रात में। और आज इसका आ गया कि आपकी जो एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म भरने की डेट है वो 8 अप्रैल, मतलब कल से शुरू हो चुकी है और ये 7 तारीख तक जाएगा, मतलब 7 मई तक आपका फॉर्म फिल होगा। ठीक है, दूसरी चीज, इसका जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट करने की वो 7 तारीख रहेगी आपकी। उसके बाद आगे बोला गया कि आपका जो टीयर 1 का जो एग्जाम शेड्यूल होगा, मतलब प्रीलिम एग्जाम जो होगा आपका सीएचएसएल का, वो आपका जून जुलाई में होगा। और कल उसकी डेट मैंने आपको बता दी थी नोटिस में। ठीक है, आप ये जो डेट्स आई है ना, इनको ही मानकर चले। हो सकता है कि ये डेट आगे हो, पीछे कभी भी नहीं होगी, इतनी ही होगी और यही डेट आप मानकर चले, 100% भी यही रहेगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन के कारण कुछ डेट चेंज होना था, वो कल बता दिया है उनने। उसके बाद जो आपका टीयर 2 एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसके बारे में अभी नहीं बताया, वो आपको आगे जाकर बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है। सर, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन में कौन कौन सी पोस्ट कवर करता है? जैसे एसएससी सीजीएल का एग्जाम भी होता है, सीपीओ भी होता है, एमटीएस भी होता है। तो जो सीएचएसएल वाला एग्जाम होता है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है? तो सबसे पहली जो पोस्ट आती है इंपॉर्टेंट, वो होती है एलडीसी की पोस्ट, जिसको हम लोअर डिवीजन क्लर्क के नाम से जानते हैं। दूसरा इसमें होती है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसको जेएसए भी हम बोल सकते हैं, जिसका पे लेवल जो होता है वो लेवल 2 होता है। मतलब क्या, लेवल 2 का मतलब ये होगा 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 2 में आपकी जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 19,900 से रहकर 63,200 तक जाएगी। मतलब आपकी जो सैलरी मैं मानता हूँ कि इन हैंड आपकी 35,000 तक अप्रॉक्स बन जाएगी लेवल 2 में। उसके बाद अगर दूसरी पोस्ट में इसमें दिखाता हूँ आपको, तो वो होती है डेटा एंट्री ऑपरेटर की, जिसका पे लेवल 4 होता है, जिसमें बेसिक पे 25,500 से लेकर 81,100 तक होगी। इसकी सैलरी आपकी 45,000 के समथिंग अप्रॉक्स बनेगी। और लेवल 5 की भी पोस्ट होती है, जिसमें 29,200 से 92,300 तक जाएगा। अच्छा, ये लेवल 4 और लेवल 5 क्या है सर? ये डेटा एंट्री ऑपरेटर में 2 ग्रेड होते हैं, एक ग्रेड ए और ग्रेड बी होता है। ग्रेड ए के बाद आप बनते हैं ग्रेड बी। इस प्रकार से डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट होती है। और एक और पोस्ट बता दिया गया कि डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, जिसका जो पे लेवल है वो 25,500 से लेकर 81,100 तक होगा, वही लेवल 4 की ही पोस्ट है। तो ये 3 पोस्ट इसमें रहेंगी मेनली, मतलब एलडीसी, जेएसए भी बोल सकते हैं जिसको। उसके बाद आएगा डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसको डीईओ बोलते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर में 2 पोस्ट होती है, एक ग्रेड ए और ग्रेड बी की। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे चलते हैं। सर, वैकेंसीज कितनी आई? सबसे बड़ी बात होती है वैकेंसीज कितनी आई। तो आपकी इसमें टोटल 3712, मतलब 3,712 वैकेंसीज अभी तक आई है अप्रॉक्स। ठीक है, और ये टेंटेटिव वैकेंसीज है, आगे जाकर ये बढ़ भी सकती हैं। ठीक है, टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि ये अभी 100% श्योरिटी नहीं है, मतलब अप्रॉक्स आपको बता दिया गया कि 3712 अप्रॉक्स वैकेंसीज है, ये आगे जाकर बढ़ भी सकती है, चेंज भी हो सकती है। तो हमारा माइंडसेट होना चाहिए 3,3700, 3,700, तो अच्छी पोस्ट है, इसमें आप पोस्ट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो यदि आप रिजर्वेशन में लेना चाहते हैं तो आप एससी एससी, आप एसटी शेड्यूल कास्ट के हो तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, एसटी शेड्यूल ट्राइब के हो तो भी आपको मिलेगा,
अदर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिलेगा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, मतलब ईडब्ल्यू से आप, मतलब आप जनरल कैटेगरी के साथ में आप ईडब्ल्यू से, मतलब आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, तो उनके लिए भी रिजर्वेशन होता है। एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगा, आप फिजिकली हैंडीकैप में तो उसके लिए भी आपका रिजर्वेशन रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अब फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको भारतीय होना जरूरी है। आप नेपाल के भी हो सकते हैं, भूटान के भी हो सकते हैं, ये कंडीशन है, तो ये आप मैक्सिमम लोग ये फुलफिल करते हैं, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है सर एज लिमिट। एज लिमिट क्या रहेगी, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके माइंड में कहीं ना कहीं एज लिमिट का जरूर रहता है। तो एज लिमिट का मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एज आपकी काउंट की जाएगी वो 18 से 27 साल के बच्चे इसको भर सकते हैं। अच्छा, 18 से 27 साल का मतलब ये हुआ कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहां पर बोला गया है कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/8/1997 से लेकर 1/8/2006 के बीच में है तो आप बिल्कुल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। यदि आप ओबीसी, एसटी, एससी या किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके बारे में एज रिलैक्सेशन के बारे में आगे दिया हुआ है, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट वाले हैं, यदि आप एसटी एससी सर्टिफिकेट वाले हैं तो आपके लिए एज रिलैक्सेशन रहता है 5 साल, 3 साल, इस प्रकार से। तो वो मैं आपको बता दूंगा, तो जो भी आपकी डेट रहेगी इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपकी 18 से 27 साल की एज रहेगी। 18 से छोटे वाले नहीं भर सकते, 27 से ऊपर वाले नहीं भर सकते इस फॉर्म को, तो वो लोग इस वीडियो को ना ही देखें, यहीं पर छोड़ दें। लेकिन जो एसटी एससी सर्टिफिकेट वाले हैं तो उनके लिए भैया रिलैक्सेशन भी होता है 5-5 साल का। मतलब यदि आप 27 साल के हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है एसटी एससी का, यदि उसमें 5 साल रिलैक्सेशन है, मैं आगे आपको बताऊंगा, तो आपकी एज लिमिट 32 साल तक बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं हम आगे और क्या दिया हुआ है। देखिए ये आपको मैंने बोला ना एज रिलैक्सेशन जो आपको दिया हुआ है, यदि आप एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी एससी कैटेगरी का बिलोंग करने का मतलब ये हुआ कि आपका सर्टिफिकेट सही फॉर्मेट में होना चाहिए, जो डेट बोली उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। मतलब जो आपकी एज रिलैक्सेशन परमिसेबल बियॉन्ड दी अपर एज लिमिट, अपर एज लिमिट आपकी 27 साल थी, तो आपको 27 के ऊपर 5 साल का आपको लिमिट मिल जाएगी। अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट वाले हैं तो आपको 3 साल मिल जाएगी। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, फिजिकली हैंडीकैप है, तो आपको 10 साल का मिलेगा। ओबीसी से आते हैं, पीवीडी में आप, तो 13 साल का मिलेगा। एसटी एससी में आप आते हैं तो 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब रिलैक्सेशन अच्छा खासा है यहाँ पर। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल का रिलैक्सेशन है, तो ये आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, जो डाइवोर्स महिला हैं उनके लिए भी देखिए आप रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि आप कितनी साल तक भर सकते हैं फॉर्म। यहाँ पर डायरेक्ट एज दी हुई है कि आप 35 साल की या 40 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। और क्या बोला है, डेट ऑफ फिल्ड बाय कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द सेम रिकॉर्डेड इन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, मैं पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी आप फिल करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन में वो वही होना चाहिए जो आपकी मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन में, जो आपकी 10th क्लास और 12th क्लास में जो मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी, भाई डिट्टो वही लिखना, मन से कुछ भी मत लिखना सर आधार कार्ड में ये है तो हम वो लिख देंगे। या तो सबसे पहली मेरी बात ये ध्यान से सुन लेना, आपने मेरी वीडियोस देखी होगी जिसमें मैंने सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया, वहां पर मैंने आपको क्लियरली ये बोला हुआ है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 10th में, 12th में आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं सभी में सेम होना चाहिए। आधार कार्ड में इन सभी में सेम होना चाहिए। तो यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं है ना भाई, तो सेम करा लें और उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल करें। आप पहले से ही माइंड सेट बना लें कि आपको आधार कार्ड की चेंज कराना है या उसकी सर्टिफिकेट की कराना है। पहले पता कर लें कि किसकी चेंज हो सकती है और एक कॉमन डेट करके और फिर उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करें। ऐसा ना होना चाहिए कि सर आपने मान लीजिए आधार कार्ड की देखकर फॉर्म फिल कर दिया, अब 10th 12th की मार्कशीट में डेट चेंज हो नहीं रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें पहले से पता करके फिर फॉर्म फिल करें। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है, मैसेज करने से कुछ नहीं होगा। फिर आप मुझे मैसेज करेंगे कि सर हमने ये डेट भर दी, क्या इसका कुछ हो सकता है, कुछ नहीं होगा भाई। डेट ऑफ बर्थ से अगर आपने डेट ऑफ बर्थ गलत भरी तो कोई एफिडेविट नहीं, आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप ढंग से देखकर प्रॉपर तरीके से भरें, क्योंकि एक बार सिलेक्शन लेने के बाद जब आप रिजेक्ट होते हैं ना वो ज्यादा बुरा होता है। ठीक है, या तो पहले ही रिजेक्ट हो जाओ, सिलेक्शन लेने के बाद जब रिजेक्शन होता है ना वो बुरा लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात का, आपको मैंने डेट ऑफ बर्थ का बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है क्या। चलिए एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन दी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन कौन होता है उसके बारे में बताया गया है। और देखिए, एज रिलैक्सेशन इज नॉट एडमिसिबल टू सन, डॉटर एंड डिपेंडेंस ऑफ एक्स सर्विसमैन। देखिए भैया कई बार क्या होता है ना कि हमारे पिताजी हुए, हमारे पापा यदि एक्स सर्विसमैन है तो हम उसके उनके अकॉर्डिंग हम एज रिलैक्सेशन मांगते हैं, तो वो गलत है। तो कोई भी व्यक्ति अपने बेटों के लिए, मतलब अपने लड़के लड़कियों के लिए, आप बच्चों के लिए आप एज रिलैक्सेशन नहीं ले सकते हैं। तो जो खुद एक्स सर्विसमैन है वो भर सकता है फॉर्म को एज रिलैक्सेशन के बेस पर। बाकी अपने बच्चों के लिए आप नहीं कर सकते ऐसा कि भाई मैं एक्स सर्विसमैन हूं, मैं अपने बच्चों को एक्स सर्विसमैन के बेस पर फॉर्म फिल करा दूंगा, एज रिलैक्सेशन दे दूंगा, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका जो सर्टिफिकेट आता है उसकी बात कर लेते हैं। सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट इन फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, कैंडिडेट्स हु विश टू बी कंसीडर्ड अगेंस्ट रिजर्व्ड वैकेंसी और सीक एज रिलैक्सेशन मस्ट सबमिट रिक्वेसाइड सर्टिफिकेट from the competent authority in the prescribed format when such certificate are sought by concerned
identified department or organization at the time of document verification. Otherwise, their claim of ST/SC categories will not be entertained. मतलब ये बोला गया है कि आपको ST/SC सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में आपको बताया जाता है कि भाई आप कलेक्टर के साइन कराएं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कराएं, तो उसी अथॉरिटी से आपके सिग्नेचर होना चाहिए। ये मैंने वीडियो में डाल दिया है, ओबीसी सर्टिफिकेट वाली वीडियो में। यदि आपको लगता है तो कमेंट में लिखकर बताएं, तो ये सर्टिफिकेट के बारे में एक न्यू वीडियो प्रॉपर तरीके से बना दूंगा। यदि आपको डाउट आता है तो किसके सिग्नेचर चलेंगे, किसके नहीं चलेंगे, पूरा A to Z, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपका फॉर्मेट में होना चाहिए, जो फॉर्मेट एसएससी का दिया हुआ है उस फॉर्मेट में होना चाहिए। अदरवाइज आपका फॉर्म आगे ST/SC रिजेक्ट कर दिया जाएगा, OBC रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट होने के बाद फिर वो डिपार्टमेंट आपको रिजेक्ट कर देता, तो फिर ये नहीं होगा कि सर हमने तो CGL क्लियर, CHSL क्लियर किया हुआ था, पूरी स्टेज क्लियर की थी, फिर आपको रिजेक्ट किया जाएगा, तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो सही होना चाहिए। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बोला गया कैंडिडेट आर कॉशन दैट दे मस्ट इंश्योर दैट दे बिलोंग्स टू द कैटेगरी फिल्ड इन दी फॉर्म एंड एप। देखिए इस पॉइंट में ये बोला गया है आपको कि यदि फॉर एग्जांपल कैंडिडेट एक्स फिल्ड OBC in his application form, however during document verification by identifying department or organization he is unable to produce the valid OBC certificate. In such scenario candidate X will be cancelled by the identifying department or organization। यहाँ पर ये बोला गया है कि भाई आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपने उस कैटेगरी का आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है, आप उसी के अकॉर्डिंग आपने एग्जाम फाइट किया है, और लास्ट में जब आप सिलेक्ट होने के बाद जाते हैं और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि आपको पता है कि अभी कुछ समय पहले तक एसएससी खुद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता था, लेकिन अब आपका जो भी डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, जो भी डिपार्टमेंट अलॉट होगा, वो आपका डीवी कराएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। तो उनको अथॉरिटी ये होती है भाई कि यदि आपने एसएससी के अकॉर्डिंग, आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग आपने कंडीशन फुलफिल नहीं करी, तो उनके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप ये सोचते हैं कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपका सिलेक्शन हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप कोई सर्टिफिकेट लगाकर गए हैं भाई, तो सर्टिफिकेट की इंश्योरिटी होना चाहिए, आप सर्टिफिकेट को इंश्योर कर लेंगे वो बिल्कुल 100% सही है, सही फॉर्मेट में है, क्रूशियल डेट के अकॉर्डिंग है, जो सिग्नेचर का बोला था उसी के अकॉर्डिंग है, उसमें कोई चीज मिस्टेक नहीं है, तभी आपका वैलिड होगा। अदरवाइज आपको बाद में भी रिजेक्ट किया जा सकता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे देखते हैं। क्रूशियल डेट देखिए, अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि सर कोई भी फॉर्म हम लगा रहे हैं तो उसकी क्रूशियल डेट क्या होगी। तो बोला गया है क्रूशियल डेट क्लेम ST/SC OBC एंड EWS सर्टिफिकेट स्टेटस। जो भी आपको क्रूशियल डेट जो होना चाहिए ST/SC सर्टिफिकेट की, वो होना चाहिए क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। और क्लोजिंग डेट कितनी है आपकी? तो 7 में, आपको मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में 7 में इसकी क्लोजिंग डेट है, तो 7 में से पहले का आपका क्रूशियल डेट, 7 में से पहले का सर्टिफिकेट चलेगा, उसके बाद का आपका इनवैलिड हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पूरे सर्टिफिकेट के बारे में बोला गया है। समझ में आ गई बात? चलिए, a person seeking appointment on the basis of reservation to OBC must ensure that he possesses caste or community certificate and does not fall in creamy layer on the crucial date। यहाँ पर क्या बोला गया भाई कि यदि आप OBC सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आप क्रीमी लेयर में ही आना चाहिए, बोला ना, डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर ऑन क्रूशियल डेट, मतलब क्रीमी लेयर में नहीं आना चाहिए। देखिए क्रीमी लेयर क्या होती है, क्रूशियल डेट तो आपकी बता दी कि सर 7 में रहेगी, 7 में से पहले तक आपने OBC सर्टिफिकेट करा हुआ है। अब OBC सर्टिफिकेट दो टाइप का बनता है, एक क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। तो जो उसमें क्या होता है, इनकम बेस बनता है वो। यदि आपकी इनकम आई थिंक 8 लाख अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 8 लाख का समथिंग अगर है, 8 लाख से ज्यादा है, तो आप उसमें क्रीमी लेयर में आते हैं या नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, इस तरीके का होता है। तो आपका नॉन क्रीमी लेयर वाला होना चाहिए भाई, और वो क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। यदि आप क्रीमी लेयर में आएंगे तो वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं होगा, ठीक है। इनकम आपकी ज्यादा होगी तो वो वैलिड नहीं होगा, तो नॉन क्रीमी लेयर वाला आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बोला गया है कि अ पर्सन सीकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, जो भी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म भर रहे हैं वो ध्यान से सुने। अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, जो भी ईडब्ल्यू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले हैं, जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अप्लाई करने वाले हैं, वो ये इंश्योर कर लें कि जो इनकम है और उनका असेट सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए 2024-25 के लिए। मतलब आपका जो फाइनेंशियल ईयर उसमें लिखा होगा ना, जब भी आप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवाते हैं ना भाई, तो उसमें दो चीजें लिखी होती है, फाइनेंशियल ईयर लिखा होता है और एक वैलिड ईयर लिखा होता है। तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2024-25 लिखा होना चाहिए, और जो आपका इशू होना चाहिए वो फाइनेंशियल ईयर आपका 2023-24 के बेस पर होना चाहिए। मतलब क्या कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर हाईलाइट में ये लिखा होना चाहिए, बिल्कुल उसके अंदर आप देखेंगे तो नीचे लिखा होगा वो फॉर्मेट में, वो वैलिड होना चाहिए 2024-25 के लिए, और फाइनेंशियल जो ईयर है वो उसमें 2023-24 लिखा होना चाहिए। मतलब 2023 और 24, 2023-24 में जो आपकी इनकम रही है ना, मतलब लास्ट ईयर में, तो उसको बोला जाता है 2023-24। तो उसमें जो आपकी इनकम रही है उसी के बेस पर तो इस साल के लिए आपका सर्टिफिकेट बनेगा, तो उसी के बेस पर होना चाहिए।
पुराना नहीं होना चाहिए कि सर हमारा जो इनकम सर्टिफिकेट है 2022-23 के बेस पर बना हुआ है, वो गलत हो जाएगा। लास्ट ईयर के बेस पर बना होना चाहिए, तो उसमें वैलिड ईयर लिखा होना चाहिए 2024-25 और फाइनेंशियल ईयर लिखा होना चाहिए 2023-24। ठीक है, तो ये बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ, आपको रिपीट कर रहा हूँ, फिर बाद में मैसेज करते हैं आप लोग कि सर फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए, वैलिड ईयर क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या बोला। कैंडिडेट में ऑल्सो नोट डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव देयर कैंडिडेचर विल रिमेन प्रोविजनल टिल द वीरासिटी ऑफ कंसर्न डॉक्यूमेंट इज वेरीफाइड बाय। देखिए भैया, यदि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, यदि आप थोड़ा सा ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं और आप सोचते हैं कि हम ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट या जो भी सर्टिफिकेट है, हमारे पहचान के तहसीलदार हैं या हमारी पहचान का कोई तहसील में, और हम फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के और यहाँ पर लगा देते हैं, तो आपको लगता है कि आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन होने के बाद आपकी जॉब भी शुरू हो जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। उसके बाद जो भी डिपार्टमेंट होता है जिसमें आपकी ज्वाइनिंग हुई है, वो एक बार जो भी आपने सर्टिफिकेट लगाए ना, जो भी सर्टिफिकेट 10 12 कोई भी मार्कशीट लगाई है ना, वो सभी वेरीफाई किए जाते हैं उस अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, तो वहां से मेल जाता है, लेटर जाता है, और वो पूरा वेरीफाई करते हैं, और यदि आपका ये सर्टिफिकेट बाद में गलत पाया गया तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, और साथ साथ आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और जो पैसा दिया वो वसूला भी जाएगा। ठीक है, तो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आप थोड़ा सा शाणे बनकर अगर आप सर्टिफिकेट फर्जी बनवा लेते हैं तो बाद में आप पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो सर्टिफिकेट बिल्कुल वैलिड बनवाएं जो एक्चुअल है। अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल करें, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल करें, यूआर से फिल करें, और प्रॉपर तरीके से थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करके अपना फ्लुएंटली एग्जाम को क्रैक कर ले बाद में। नहीं तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट से एग्जाम निकाल तो लिया है, हालांकि नंबर भी आपके अच्छा है, लेकिन सर्टिफिकेट आपने लगाया था तो रिजेक्ट कर दिए जाओगे। इसमें अब ऐसा नहीं होगा कि भाई आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया तो आपको जनरल से काउंट कर लिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका एसएससी नहीं करा रहा है, वो डिपार्टमेंट करा रहा है। तो वो डिपार्टमेंट करा रहा है तो वापस वो रिजल्ट की प्रोसेस को नहीं दोहरा सकते ना, क्योंकि रिजल्ट तो फाइनल आ चुका है। एसएससी जब कराता था तो फाइनल रिजल्ट आना बाकी रहता था, इसलिए वहां पर ये हो जाता था कि यदि आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया तो आपको देखा जाएगा कि आप यूआर से बैठ रहे हैं, तो यूआर से आपको कर लिया जाता था। क्या बात समझ में आ गई? तो आप ये इंश्योर करके ही आप ये डालें कैटेगरी के बारे में, अदरवाइज आप यूआर से फिल करें। ठीक है, चलिए। और क्या बोला गया, ये कोई काम का इतना लग नहीं रहा है। और चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इजेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। अच्छा, क्वालिफिकेशन आपका कब से देखा जाएगा? तो क्वालिफिकेशन जो आपका चेक किया जाएगा वो आपका 1 अगस्त 2024 तक चेक किया जाएगा। आपकी जो क्रूशियल डेट रहेगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, वो आपकी 1 अगस्त 2024 रहेगी, जिसमें जो आपकी पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर की ग्रेड ए की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगी। उसके लिए आपके पास 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, जिसमें साथ में मैथमेटिक्स, मतलब आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, जिसमें मैथ्स एक सब्जेक्ट की तरह होना चाहिए। तो ये आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट कब कहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर में आपकी पोस्टिंग होगी ना, उसके लिए कंपलसरी है। लेकिन यदि आप एलडीसी के लिए पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, मतलब यदि आपको एलडीसी की पोस्ट का आप चाहते हैं और डेटा एंट्री ऑपरेटर जो मिनिस्ट्री ये बोली है ना कंज्यूमर अफेयर, इसके अलावा दूसरी मिनिस्ट्री में अगर आप चाहते हैं तो वहां पर सिर्फ आपको सिंपली 12th स्टैंडर्ड आपसे मांगा जाएगा, या 12th स्टैंडर्ड के लेवल का कोई दूसरा एग्जाम भी हो सकता है जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो मैंने क्या बोला कि आपको यदि आपको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट चाहिए तो वहां पर आपको स्पेशली मांगा जाता है कि आपका 12th मैथ्स स्ट्रीम में होना चाहिए। ठीक है, साइंस स्ट्रीम में मैथ्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी जाएगी वो 1 अगस्त 2024 से पहले की देखी जाएगी, मतलब आपका रिजल्ट 1 अगस्त 2024 से पहले का होना चाहिए। आपकी मार्कशीट में ये लिखा होना चाहिए 1 अगस्त 2024 से पहले का। अदरवाइज आप 1 अगस्त के भी होंगे तो चल जाएगा, लेकिन आप अगर बोला ना कि ऑन और बिफोर द, ऑन और बिफोर मतलब या तो 1 अगस्त का हो तब भी चल जाएगा, 1 अगस्त 2024 तक का भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपका 2 अगस्त का भी हुआ तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो भैया 1 अगस्त आपकी क्रूशियल डेट है, इससे पहले का रिजल्ट होना चाहिए, साथ में मार्कशीट भी इसके पहले की होनी चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। हम्म। देखिए क्या बोला गया है। इट इज रिटरेटेड दैट द रिजल्ट ऑफ रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड और यूनिवर्सिटी बाय स्पेसिफाइड डेट। मेयर प्रोसेस ऑफ रिजल्ट बाय द यूनिवर्सिटी प्रोसेस क्रूशियल डेट डज नॉट फुलफिल एजुकेशन। देखिए भैया, आपकी जो प्रोसेस होना चाहिए ना रिजल्ट की, वही मैंने बताया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो डेट होना चाहिए वो 1 अगस्त से पहले ही हो जाना चाहिए पूरी प्रोसेस। उसके बाद होगी तो आपका ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर नहीं, मतलब नहीं किया जाएगा फुलफिल। फॉर एग्जाम्पल आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है कि आपका 2 अगस्त को या सितंबर में आपका रिजल्ट आया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है मार्कशीट में, तो वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा सिलेक्ट होने के बाद भी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। हाउ टू अप्लाई। अब भैया अप्लाई कैसे करना है तो ये आपको दिख ही रहा है, अप्लाई किस तरीके से करना है। ठीक है,
ठीक है, ये कोई काम की चीज नहीं है। इसमें एक काम की चीज देख लीजिए, जो आपकी स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए वो आपसे 10 से 20 केबी में होना चाहिए, और इमेज का डायमेंशन जो है वो 4 और 2 होना चाहिए, मतलब 2:1 में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी इमेज ब्लर्ड होती है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे हर साल इमेज ब्लर के कारण रिजेक्ट होते हैं भाई, तो ये सेम मिस्टेक ना करें। आप जहां पर भी जाकर फॉर्म फिल करते हैं, तो ऑनलाइन शॉप वाले के यहाँ जाकर जब आप फॉर्म फिल करते हैं, थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगाएं। आप बड़े हो चुके हैं, आप ध्यान से अपने खुद के अकॉर्डिंग देखकर फॉर्म फिल करें, और खुद भी कर सकते हैं अब तो फॉर्म फिल। ठीक है, आप खुद भी मोबाइल से फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो प्रॉपर तरीके से खुद देखकर करें, बाद में उसकी गलती से आपका करियर खराब होगा। ठीक है, तो उसके भरोसे ना बैठे कि फॉर्म फिल करने वाला बिल्कुल भर रहा है, आंख बंद कर वहां पर बैठना नहीं है। आपको अपने अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करना, देख कर ध्यान से। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज देयर ऑन इंटरेस्ट सबमिट ऑनलाइन बिफोर द क्लोजिंग डेट। देखिए भैया, इसमें एसएससी ने खुद ही बोल दिया है कि भैया एसएससी पर ज्यादा, एसएससी की वेबसाइट पर लास्ट मोमेंट पर जब आपके फॉर्म फिल होते हैं ना, तो लास्ट वीक में बहुत ज्यादा रश होने के कारण उसकी वेबसाइट काम नहीं करती है, तो फिर उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं की जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप पहले ही फॉर्म फिल कर दें। तो मैं कहता हूं कि 1 महीने का आपको समय मिला, स्टार्टिंग के 10 दिन छोड़िए, उसके बाद आप 10 से 15 दिन के बीच में आप भर दीजिए फॉर्म। जैसे 8 तारीख से कल स्टार्ट हुआ है, आप 20 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए, 20 से 25 के बीच में फॉर्म फिल कर दिए, उसके बाद सर्वर फिर धीरे धीरे डाउन होने लगता है। ठीक है, चलिए। मुझे पता है कि इतना बोलने के बाद भी बहुत सारे बच्चे लास्ट मोमेंट पर ही फिल करेंगे, फिर बोलेंगे सर हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है या सर्वर डाउन हो रहा है। ठीक है, तो वो आपकी गलती की वजह से आपको देखना है फॉर्म फिल करना है या नहीं। चलिए, एप्लीकेंट जो फीस होगी भैया नॉर्मली 100 रुपए होगी, लेकिन एसटी एससी कैंडिडेट है, वुमेन है, तो उनके लिए फीस नहीं होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद क्या बोला गया है, यदि आपको करेक्शन करना है, कोई गलती हो जाती है, तो आप 10 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, 10 से 11 के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। 10 से 11 कब? मई में। 10 से 11 मई के बीच में देखिए आपका 7 मई को फॉर्म फिल करना बंद हो जाएगा। उसके बाद 10 से 11 2 दिन के लिए आपका विंडो ओपन होगा, जिसमें आप करेक्ट कर सकते हैं यदि कोई मिस्टेक करते हैं। तो भाई गलती करें ही ना, ठीक है, कोशिश करें गलती ना करें। उसके बाद आपका जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, उसके बारे में ये बताया हुआ है कि कहाँ का सेंटर्स रहेंगे आपके, तो आप देख सकते हैं पूरा। ठीक है, जो जो सेंटर रहेंगे। और उसके बाद अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो सीएचएसएल का एग्जाम होता है वो 2 फेज में होने लगा, आपको पता होगा। पहला टीयर 1 होगा, दूसरा टीयर 2 होगा। हालांकि पहले हम देखते थे कि टीयर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव होता था, अब डिस्क्रिप्टिव का रूल खत्म हो गया है। सीएचएसएल में भी आपका सीजीएल की तरह ही टीयर 1 और टीयर 2 होगा। ठीक है, उसमें टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर जो टीयर 1 एग्जाम होगा उसमें 4 सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें जनरल नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। दूसरा जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं। तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें अरिथमेटिक स्किल्स पूछी जाती है। और चौथा होता है जनरल अवेयरनेस। ये चारों पार्ट आएंगे, 25-25 क्वेश्चन, 2-2 नंबर का हर एक क्वेश्चन रहेगा, 50-50 नंबर के आएंगे सर। और ये टोटल 200 नंबर का पेपर होगा, और इसके लिए आपको 60 मिनट मिलेगा। लेकिन यदि आप 7.1, 7.2, 7.3 में यदि आप किसी हैंडीकैप में आते हैं, आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो आपके लिए 80 मिनट का समय मिलेगा, लेकिन आपके सर्टिफिकेट के बेस पर ये समय मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी 1/4 नंबर की, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन सही करने पर आपको नंबर मिलेगा, और आधा नंबर आपका कटेगा यदि आप किसी क्वेश्चन को रॉन्ग करते तो। ठीक है, चलिए, तो ये आपका टीयर 1 अब हो गया। अब टीयर 2 की बात करते हैं। टीयर 2 जो होता है ना भाई, आपका 3 सेक्शन में होगा, आपको ये मैंने बता दिया था। टीयर 2 भी सेम आपका एसएससी सीजीएल की तरह ही होगा, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग सबसे पहले आपको 30-30 क्वेश्चन आएंगे दोनों, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। टोटल 60 क्वेश्चन, 180 नंबर का ये पेपर होगा। 1 घंटे का समय मिलेगा आपको इस सेक्शन के लिए, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का रहेगा। उसके बाद दूसरा आपका आता है सेशन 2 में आपका रहेगा मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहेंगे। और टोटल इस तरीके से आपके 60 क्वेश्चन, 3-3 नंबर का हर एक क्वेश्चन रहेगा। 180 नंबर इसमें आपको मिलेंगे, 180 नंबर मिलेंगे, और इसके लिए आपको वही 1 घंटे का 60 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा सेशन आता है कंप्यूटर मॉड्यूल का, जिसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 45 मार्क्स का होगा, और 15 मिनट का समय आपको कंप्यूटर के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से 1-1 घंटे तो आपको मैथ्स और रीजनिंग के लिए, और दूसरा इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के लिए 1 घंटे, और तीसरा 15 मिनट का समय ना, तो टोटल आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय सेशन 1 के लिए मिलेगा। सेशन 2 जो होगा उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा या फिर टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल होगा, जिसमें यदि आपका स्किल टेस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपको मेंशन थी ना, एक डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मैंने स्पेशली आपको बताई थी, कंज्यूमर अफेयर वाली, तो उस मिनिस्ट्री के लिए जो आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर का टेस्ट होगा वो 15 मिनट का समय दिया जाएगा। दूसरा, यदि उसके अकॉर्डिंग, उसके अलावा दूसरी जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है जो दूसरी मिनिस्ट्री में है, उसको छोड़कर, कंज्यूमर अफेयर वाली मिनिस्ट्री को छोड़कर, जिसमें आपसे स्पेशली साइंस स्ट्रीम मानी गई है मैथ्स के साथ में, उसके अलावा यदि आपका होगा तो उसके लिए भी 15 मिनट का समय मिलेगा, वो पार्ट बी बोल सकते हैं। और तीसरा, टाइपिंग टेस्ट, यदि आप एलडीसी या जेएसए पोस्ट दे रहे हैं तो उसके लिए आपका 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा। तो आप एग्जाम सभी दें जिसके, देखिए ये पूरे एग्जाम्स आपको देना पड़ेगा, साथ में आप लास्ट में जो एलिजिबल होंगे उसके बेस पर आपका मेरिट फॉर्म होगी। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको टीयर 2 का भी समझ में आ गया होगा।
किस तरीके से आपका रहेगा। अब स्किल टेस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या रहेगा, तो पार्ट 1 जो हमने देखा था कि जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है या डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की जो पोस्ट है जो आपकी मिनिस्ट्री मेंशन थी कंज्यूमर अफेयर वाली, उसमें तो वहां पर आपको 15,000 वर्ड की डिप्रेशन होना चाहिए पर आवर, मतलब हर घंटे में 15,000 की डिप्रेशन होना चाहिए। आपको एक प्रिंटेड फॉर्मेट में कुछ दिया जाएगा, वो आपको पूरा टाइप करना होगा, 15 मिनट का उसके लिए आपको समय मिलता है। लेकिन यदि मैं पार्ट बी देखूं तो स्किल टेस्ट जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है किसी दूसरी मिनिस्ट्री के लिए, अदर मिनिस्ट्री के लिए आपका जो होगा उसके लिए सिर्फ स्पीड आपकी 8,000 कीवर्ड्स होगी पर आवर का। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको एक प्रिंटेड फॉर्मेट दिया जाएगा और उससे आपको टाइप करना होगा। ठीक है, चलिए अगर टाइपिंग टेस्ट की बात करूं जो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए या जेएसए की पोस्ट के लिए, तो उसके लिए आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो हिंदी या इंग्लिश में होगा। और ये जो हिंदी इंग्लिश आपको सिलेक्ट करना होगा वो एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म फिल करेंगे, उसी में ही ऑप्शन आएगा कि आपको टाइपिंग टेस्ट किस में देना है, किस भाषा में देना है, हिंदी या इंग्लिश। तो आपको जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वही वहां पर दे पाएंगे। बाद में ये नहीं बोलना कि सर हमने तो हिंदी सिलेक्ट किया था और हमको इंग्लिश आती है, ये चेंज नहीं हो सकता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय इस बात का ध्यान रखना कि आपको टाइपिंग टेस्ट किस भाषा में देना है। ठीक है, उसके बाद इसकी स्पीड क्या होगी, तो 35 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी मीडियम की स्पीड मांगी जाएगी और आपके लिए, और इंग्लिश का भी दिया हुआ है आई थिंक इसमें, कैंडिडेट ऑप्टिंग इंग्लिश मीडियम शुड हैव टाइपिंग, हाँ इंग्लिश के लिए 35 वर्ड पर मिनट मांगी जाएगी और हिंदी के लिए भी आपकी 30 वर्ड पर मिनट मांगी जाएगी। यदि आप हिंदी टाइपिंग करते तो वहां पर 30 वर्ड लिखना होगा आपको पर मिनट में, और अगर इंग्लिश करते तो आपको 35 वर्ड पर मिनट लिखना पड़ेगा। तो इतनी स्पीड आपकी मांगी जाएगी। ठीक है, और ठीक है, और एक्यूरेसी भी यहाँ पर रहती है, तो एक्यूरेसी का ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे एक्यूरेसी के कारण आउट हो जाते हैं। अब टीयर 1 का जो सिलेबस आपको दिख रहा है इंग्लिश के लिए, सिलेबस ये आपको पूरा दिख रहा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग का जो सिलेबस दिया वो यहाँ पर दिख रहा है आपको। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आप देख सकते हैं कि इसमें ये इस तरीके का ये सिलेबस दिया हुआ है। हालांकि देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको बोला था अरिथमेटिक लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर कुछ एडवांस के टॉपिक भी दिख रहे हैं। तो ये सभी आते हैं सीजीएल के जैसा ही सिलेबस रहेगा। ठीक है, लेवल भी वही रहता है अप्रॉक्स, कोई खास चेंज नहीं आता है। जनरल अवेयरनेस का जो रहेगा वो भी सिलेबस ये लिखा हुआ है, तो आप ये पूरा सिलेबस देख सकते हैं, टीयर 1 टीयर 2 का पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं और क्या क्या इसमें रह रहा है। ये आपको जो, हाँ देखो डेट के बारे में फिर से बोल दिया गया, आपका जो वैलिड आईडी प्रूफ रहेगा वो वही रहना चाहिए। आप आधार कार्ड ले आ सकते हैं जब भी आप लेकर जाएंगे एग्जाम देने के लिए, तो आधार कार्ड या जो भी लेकर जाएं उसमें वही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इनमें से जो भी आप लेकर जाएंगे उनमें वही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में है, तो वहीं से मैच की जाएगी। ठीक है, चलिए, और बस इतना ही रहेगा आपका। ये देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो आप सिलेक्ट होंगे, जो भी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री आपको मिलेगी अलॉट होगी, वही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। ठीक है, तो इतनी बातें तो आपको साफ हो गई होगी, पूरी बुद्धि में चली गई होगी। ठीक है, उसके बाद आगे ये सर्टिफिकेट्स के बारे में दिया हुआ है, तो आप सर्टिफिकेट्स के जो फॉर्मेट होते हैं वो देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में और छूट रहा है, मैं वो और बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये देखिए, ये फिजिकल लिमिटेशन वाले जो है उनके लिए सर्टिफिकेट है, और ये सभी सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। ये आप जैसे यदि आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, आप खुद नहीं एग्जाम दे सकते हैं, लिख नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो उसके लिए आपको कुछ खुद भी अपना स्क्राइब लेकर जा सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, और ये ऑनलाइन फिल करने की, फॉर्म फिल करने की प्रोसेस दी हुई है। ठीक है, अब देखिए ये क्या बोला है, यू आर अगेन एडवाइज्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, you are again advised that name, father's name, mother's name, date of birth and matriculation examination details should be filled in exactly as recorded in matriculation certificate, or your candidature may get cancelled in case in incorrect or wrong information। यहाँ पर क्लियरली बोल दिया गया भैया, जो आपकी 10th क्लास में सर्टिफिकेट है उसमें जो भी आपकी डिटेल है, फादर नेम, आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी दी हुई है वो सेम वही होना चाहिए जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में। तो इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ, अगर इससे मिसमैच करेगी तो आपको बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर एफिडेविट के लिए दौड़ो, कुछ भी करो, प्रॉब्लम हो जाती है। इससे बेस्ट ये रहेगा कि फॉर्म फिल करने तक ही आप ये सब प्रोसेस कंप्लीट कर लें, आप सभी को इंश्योर कर लें कि सर्टिफिकेट्स आपके सही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरी कथा समझ में आ गई होगी। कथा समझ में आ गई है तो भाई फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली नोटिफिकेशन जो भी आती है उसके साथ, अगली क्लास में। तो अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से करिए, ये 1 महीने आप अब वेट ना करिए। आपको जो भी वेट था कि सर अभी तक फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद हम पढ़ाई करना शुरू करेंगे, तो अब वो इंतजार भी आपका खत्म हो चुका है। जून जुलाई में आपके एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, तो सीरियसली लग जाइए, क्योंकि जो भी आप सीएचएसएल में पढ़ने वाले हैं वो सीजीएल में भी काम आने वाला है। तो सीएचएसएल, सीजीएल, बहुत सारे एग्जाम्स आपके लगे हुए हैं एसएससी के। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए भाई लोग। ठीक है, जितनी हेल्प हो सकती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वो सब मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, और आपको कुछ लगता है, कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो आपको आपका वीक है और आप चाहते हैं कि उस
के बारे में पूरी क्लास लूं तो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो चलिए अपना ध्यान रखिए। अगेन आपको हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।